शादी के लिए दबाव डालने वाले अपने परिवार से निपटने के लिए। मैंने फर्जी शादी के लिए एक लड़की को ऑनलाइन $9.99 दिए, लेकिन मैरिज दफ्तर में क्लर्क मुझे नफरत से देख रहा है। आपकी पहले ही शादी हो चुकी है और आप फिर से रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। क्या आपको नहीं पता कि यह जुर्म है? दफ्तर से बाहर निकलकर मैं उस मैरिज सर्टिफिकेट को खाली नजरों से देखता रहा। मेरे पास खड़ी लड़की ने कहा, मिस्टर रेयान, आपकी तो पहले ही शादी हो चुकी है, फिर आपने मुझे पैसे क्यों दिए? और फिर वो आखिरी बात कहकर चली गई। जमाए पैसे वापस नहीं मिलेंगे और वो भाग गई। मैं वहीं सन खड़ा रहा और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, तो भला मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैंने फिर से अपने हाथ में मौजूद उस कागज को देखा। फोटो में दिख रहा आदमी यकीनन मैं ही हूँ और वो औरत, उसका नाम ओलिविया सुलिवन है। वो खूबसूरत है, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैंने अपना फोन निकाला और एक फोटो खींचकर उसे एक खाली प्रोफाइल वाले नंबर पर भेज दिया। पता लगाओ कि यह कौन है। जवाब तुरंत आया, समझ गया। मैंने अपनी घबराहट को दबाया, अपने पुराने स्कूटर पर सवार हुआ और रईसों के विला वाले इलाके की तरफ निकल गया। स्कूटर खड़ा करते ही मुझे पीछे से नौकरों के फुसफुसाने की आवाज आई। यह कौन है? यह तो बहुत हैंडसम है। बकवास मत करो। यह लॉकवुड परिवार का वो नाजायज बेटा है जिसे वो अपनाना नहीं चाहते। इसकी माँ गर्भवती होकर यहाँ जवाब मांगने आई थी। वो बेशम औरत अभी भी लॉकवुड घर में रहने के बहाने ढूंढती रहती है, लेकिन इसे अपनी औकात पता है। यह मिडिल स्कूल में ही घर छोड़कर चला गया था। पता नहीं आज यहाँ क्यों आया है। मैंने अपनी त्योरियां चढ़ाई और अनसुना करते हुए सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। मेरी माँ लिंडा, जो दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी, तुरंत मुझे खींचकर ऊपर ले गई। मेरे साथ आओ, पहले अपने भाई से मिलो। हाँ, क्या तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया? मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया। मिल गया। अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। सिंडी तुम्हारे भाई की मंगेतर है। उसके जैसा रईस और ऊंचा खानदान तुम्हारे जैसे नाजायज बेटे की पहुंच से बहुत बाहर है। सिर्फ तुम्हारा भाई ही उसके काबिल है। मेरी आंखों में एक व्यंग्य भरा एहसास कौंध गया। सिंडी ने कॉलेज के 4 सालों तक मेरा पीछा किया था, लेकिन ग्रेजुएशन के दिन वो मेरे भाई फ्रैंक के साथ हो गई। लिंडा ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं तुरंत किसी से शादी कर लूं ताकि सिंडी के साथ मेरा कोई भी रिश्ता जुड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाए। बचपन से ही जब भी मेरा और फ्रैंक का कोई झगड़ा होता, वो मुझे बिना शर्त पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। मैंने उसे बेरुखी से देखा। साफ कह दूं, यह आखिरी बार है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया है। लिंडा ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो समझ गई हो। हम फ्रैंक के कमरे में पहुंचे। उसने मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। रेयान, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे बोलने से पहले ही लिंडा बोल पड़ी। फ्रैंक, रेयान ने आज शादी कर ली है। फ्रैंक के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। इतनी जल्दी? वो लड़की कौन है? क्या वो सिंडी से बेहतर है? लिंडा नफरत से मुस्कुराई। वो उसके बराबर कैसे हो सकती है? पूरे हाई चांग में सिंडी से ऊंचा रुतबा किसी का नहीं है। उसे कोई ढंग की लड़की भला क्यों मिलेगी? कोई सड़क छाप लड़की होगी। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे यहाँ लाए। शायद डर था कि उसकी घटिया शक्ल देखकर तुम्हारी आंखें खराब न हो जाएं। फ्रैंक की आवाज में जलन की एक हल्की सी झलक थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रेयान बहुत हैंडसम है, वरना सिंडी 4 साल तक उसके पीछे नहीं भागती। हैंडसम होने से कुछ नहीं होता। इसकी हैसियत देखते हुए कोई मामूली लड़की ही इससे शादी करेगी। सिंडी ने उसे बस एक खिलौने की तरह समझा, खेलने के लिए। सिर्फ तुम और तुम्हारी हैसियत ही सिंडी के काबिल है। फोटो वाली औरत किसी सड़क छाप लड़की जैसी नहीं थी, पर मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसी वक्त फ्रैंक घड़ी पहनता है और अपने जूते पहनना चाहता है, पर शर्ट तंग होने की वजह से वो झुक नहीं पाता। वो मुस्कुराकर मुझे देखता है और लिंडा मुझे धक्का देती है। ओ निकम्मे, तुम अभी भी इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? तुम्हारा भाई झुक नहीं पा रहा है। जल्दी करो और उसे जूते पहनाओ। मेरा चेहरा सख्त हो गया। तुम खुद उसे जूते पहना सकती हो। रेयान, यह कैसा बर्ताव है? तुम्हें लगता है कि शादी हो गई तो तुम आजाद हो गए? तुम अभी भी लॉकवुड परिवार पर ही निर्भर रहोगे। लिंडा ने अपनी आवाज ऊंची की। अगर तुम अभी अपने भाई के साथ अच्छे नहीं रहोगे तो एक दिन तुम और तुम्हारी पत्नी उसके सामने भीख मांगोगे। वैसे भी लॉकवुड परिवार ने तुम्हें पाला है। तुम्हें उनके लिए गुलामों की तरह काम करना चाहिए। इससे पहले कि मैं पलटकर जवाब देता, मेरे पिता रिचर्ड अचानक दरवाजे पर आ गए। एक बहुत जरूरी मेहमान आने वाला है। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? लिंडा ने तुरंत रोते हुए शिकायत करना शुरू कर दिया। यह एहसान फरामोश लड़का, इसे आज मैरिज सर्टिफिकेट मिला और अब यह अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा। रिचर्ड ने मुझे देखा। तुम्हारी शादी हो गई। तुमने परिवार को अपने लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढने दिया? क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? मुझे दिखाओ। अपने इस अजनबी पिता की चिंता को देखते हुए मैं रुका और फिर अपने बैग से सर्टिफिकेट निकाला। अगले ही पल लिंडा ने उसे मेरे हाथ से छीन लिया। जरा देखूं तो तुम्हारी उस सड़क छाप बीवी का नाम क्या है? तभी फ्रैंक ने उत्सुकता से पूछा, डैड कौन आ रहा है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रिचर्ड ने उस शख्स के बारे में सोचा और उसे लगा कि उसके घर को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। फिर उसने जोश में एक नाम लिया, ओलिविया। यह नाम सुनते ही मैं सुन्न हो गया। हमारी उलझन देखकर रिचर्ड ने गर्व से कहा, तुम उसे नहीं जानते, यह आम बात है। वो बहुत रहस्यमयी है, मैंने भी उसे कभी नहीं देखा।
वो सिंडी की बुआ है और सिर्फ 28 साल की है। फिर भी वो सुलिवन खानदान की असली मुखिया बन चुकी है। लिंडा की अचानक सांस थम गई। तो क्या वो सिंडी से भी ज्यादा ऊंचे खानदान की है? आखिर सुलिवन खानदान की मुखिया होना उस खानदान की बड़ी पोती होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। रिचर्ड ने चिढ़ते हुए कहा, तुम क्या बातें कर रही हो? मिस सुलिवन की तो पहले ही शादी हो चुकी है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। शादीशुदा। अगर सर्टिफिकेट वाली औरत वही है तो लगता है ओलिविया को जरूर पता होगा कि क्या चल रहा है। लिंडा थोड़ी निराश हुई। उसका पति कौन है जो फ्रैंक से भी ज्यादा खुशकिस्मत है? रिचर्ड ने माथे पर बल डालते हुए सोचा, कोई नहीं जानता। कहते हैं कि उसे और उसके पति को सामाजिक मिलजोल पसंद नहीं है, पर आज वो खुद यहाँ क्यों आ रही है? लिंडा ने दावे से कहा, जरूर फ्रैंक बहुत काबिल है, इसलिए सुलिवन खानदान का ध्यान उस पर गया है। यह कहकर उसने सर्टिफिकेट मेरे हाथ में थमा दिया। फ्रैंक का हाथ पकड़ा और मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। इसे देखो, यह तो फ्रैंक की अपनी मां मिसेज लॉकवुड से भी ज्यादा उस पर जान छिड़कती है। तभी नौकर ऊपर आया और बताया कि सुलिवन परिवार बस पहुंचने ही वाला है। यह सुनकर रिचर्ड जल्दी से नीचे भागा। मेरे पास से गुजरते हुए उसने लापरवाही से कहा, तुम बहुत दिनों बाद घर आए हो, रुककर जश्न की ड्रिंक पीकर जाना। मैंने सिर हिलाया। मैं रुककर देखना चाहता था कि आखिर ओलिविया है कौन। कमरे में लिंडा फ्रैंक को देख रही थी और उसकी आंखों में एक रईस खानदान में रिश्ता होने की खुशी साफ झलक रही थी। 20 साल पहले अगर सोफिया नहीं आई होती तो रिचर्ड से लिंडा की शादी होती, इसलिए वो सोफिया से नफरत करती थी। बदला लेने के लिए जब उसने देखा कि सोफिया ने उसी दिन बच्चे को जन्म दिया है तो उसने अस्पताल में दोनों बच्चों को बदल दिया। अब उसका अपना सगा बेटा फ्रैंक लॉकवुड परिवार का वारिस बन गया, जबकि मैं जो असली बेटा था एक उपेक्षित और नाजायज बच्चा बनकर रह गया। नीचे जाने के बाद मैं सीढ़ियों के पास एक अंधेरे कोने में टिक गया और दरवाजे की तरफ देखते हुए सुलिवन परिवार के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद मिसेज लॉकवुड यानी सोफिया एक नौकर के सहारे नीचे आई। उसने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी थी। उसका शरीर कमजोर था और चेहरे पर एक शालीनता झलक रही थी। नौकर ने धीरे से कहा, मेम साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपको नीचे नहीं आना चाहिए था। सोफिया ने खांसते हुए सिर हिलाया। नहीं, यह फ्रैंक के लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मैं उसे पीछे से देख रहा था। मेरी आंखों में उसके लिए बच्चों जैसा प्यार और सम्मान था। यह बहुत अजीब है। इस लॉकवुड परिवार में सिर्फ वही मेरे लिए ममता का जरिया थी। जब मैं छोटा था, लिंडा अक्सर मुझे खाना नहीं देती थी। सोफिया ने जब एक बार उसे ऐसा करते देख लिया तो वो नियमित रूप से मेरे लिए गार्डन में खाना छोड़ने लगी। यह 12 सालों तक चला। अगर सोफिया की दयालुता न होती तो शायद मैंने हार मान ली होती। सोफिया को दूर जाते देख और उसकी खांसी सुनकर मुझे चिंता होने लगी। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। सुलिवन परिवार आ चुका था। रिचर्ड और सोफिया ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। थोड़ी बातचीत के बाद वो एक तरफ हट गए और लोगों का एक बड़ा समूह शान से अंदर दाखिल हुआ। मेरी नजर तुरंत ओलिविया पर पड़ी। उसका चेहरा फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसका अंदाज बहुत रौबदार और सख्त था। जैसे ही उसे मेरी नजर का एहसास हुआ, उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी उस पैनी नजर ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मैं उसकी आंखों में और गहराई से देखना चाहता था, पर ओलिविया ने नजरें हटा लीं और कहीं और देखने लगी, जिससे मैं उलझन में पड़ गया। क्या उसने मुझे पहचाना या नहीं? रिचर्ड चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मिस सुलिवन, आपके पति कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं आए। जैसे ही उसने यह कहा, मुझे लगा कि ओलिविया ने फिर से मेरी तरफ देखा है। वो व्यस्त हैं। बस इसी तरह भीड़ उसे हॉल की तरफ ले गई। सिंडी जो 4 साल मेरे पीछे भागी थी, वो भी पीछे पीछे आ रही थी। अपनी फॉर्मल ड्रेस में वो कॉलेज के दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार और शांत लग रही थी। उसने मुझे नहीं देखा और फ्रैंक के साथ बेमन से बातें करती रही। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा, पर लिंडा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से मुझे डांटा, रेयान, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? यह मत कहना कि तुमने अभी भी सिंडी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं तुम्हें बता दूं, अब वो तुम्हारी भाभी है। मैंने उसका हाथ झटक दिया। शांत रहो, मुझे किसी के साथ अवैध रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर लॉकवुड ने मुझे जश्न के लिए रुकने को कहा था। जब से मुझे याद है, मैं रिचर्ड को मिस्टर लॉकवुड ही बुलाता हूँ। लिंडा गुस्से में दांत पीसने लगी। वो बस शिष्टाचार निभा रहे थे। तुमने सच मान लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी अहमियत नहीं पता। आज जैसे मौके पर मैं खुद अंदर नहीं जा सकती ताकि लॉकवुड परिवार को शर्मिंदा न होना पड़े। क्या तुम जैसे नाजायज बेटे इस मेज पर बैठने के लायक हैं? अभी यहां से दफा हो जाओ। मैं चिढ़कर माथे पर बल डालता हूँ। जैसे ही मैं बोलने वाला होता हूँ, मुझे ओलिविया बालकनी की तरफ फोन पर बात करने जाते हुए दिखती हैं। मैं लिंडा को झटकता हूँ और उसके पीछे चल देता हूँ। जब मैं ओलिविया के पास पहुंचता हूँ, वो फोन काटकर मुझे अपनी सर्द नजरों से घूरती है। उसकी खतरनाक नजर देख मेरे कदम ठिठक जाते हैं। फिर मैं मुस्कुराकर उसे ग्रीट करने की कोशिश करता हूँ। हनी, ओलिविया की आंखें सर्द बनी रहती हैं। मैं उसके चेहरे के भाव पढ़ता हूँ, पर वो शब्द सुनकर उसकी नफरत और बढ़ जाती है। वो बिना कोई जज्बात दिखाए मुड़ जाती है। मैं उसे रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ता हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? ओलिविया मुझे नीचे से ऊपर तक देखती है। हटो यहां से। क्या मुझे आपको जानना चाहिए? जनाब, मैं शादीशुदा हूँ। कृपया थोड़ी तमीज दिखाइए। मैं थोड़ा हैरान हूँ।
साफ है कि वो मुझे नहीं जानती, फिर भी कहती है कि वो शादीशुदा है। क्या रजिस्ट्री ऑफिस से कोई गलती हो सकती है? माफ करना, तुम्हारे पति कौन है? इससे आपको क्या मतलब? फिर वही 4 बेरुखे शब्द। मैं मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी निकालता हूं और उसे पकड़ा देता हूं। मिस सुलिवन, इस पर जो महिला है वो आप ही होनी चाहिए, सही ना? ओलिविया की नजर आदमी के नाम पर पड़ती है। वो हिकारत से मुस्कुराती है। मिस्टर रेयान, असली सर्टिफिकेट इतना महंगा नहीं आता। अगर आप फर्जी कागजात बना रहे हैं तो कम से कम सफाई से बनाइए। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। बल्कि वो छोटे बगीचे से होते हुए तेजी से पार्किंग की तरफ चली जाती है। मैं उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागता हूं, पर 2 बॉडीगार्ड रास्ता रोक लेते हैं। मैं उसे जाते हुए देख चिल्लाता हूं, मिस सुलिवन, ये सर्टिफिकेट असली है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में चेक कर सकती हैं। ओलिविया अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। उसका पर्सनल असिस्टेंट वहीं रुक जाता है। मैं वापस कमरे में जाकर फ्रैंक से टकराता हूं, जिसने मुझे ओलिविया को परेशान करते देख लिया था। उसकी आंखें चमकती हैं और रिचर्ड परेशान है। मिस सुलिवन क्यों चली गई? क्या हमने उनकी खातिरदारी ठीक से नहीं की? फ्रैंक अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसका लहजा हिचकिचाहट भरा है। मैंने रेयान को मिस सुलिवन को परेशान करते देखा था। वो गुस्से में चली गई और कह गई कि आपको अपने परिवार को तमीज सिखानी चाहिए। रेयान की ऐसी हरकतों से क्या सुलिवन परिवार को ये नहीं लगेगा कि हमें तमीज नहीं है? रिचर्ड का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ जाता है। इसी बीच मैं अपनी स्कूटर पर ओलिविया का पीछा करते हुए उसे खो देता हूँ। जब मैं परेशान होता हूँ तभी अचानक मेरा फोन बजता है। मैं फोन उठाता हूँ और एक औरत की आवाज आती है, बॉस, मुझे ओलिविया के बारे में जानकारी मिल गई है। ओलिविया सुलिवन खानदान के मुखिया की दूसरी बेटी है। अफवाह है कि वो बेरहम है, इसलिए उसे विदेश भेज दिया गया था। लगा था जायदाद बड़े बेटे को मिलेगी, पर किसी को ओलिविया के लौटने की उम्मीद नहीं थी। उसने पता नहीं क्या चाल चली, पर मास्टर सुलिवन को हटाकर पूरे ग्रुप पर खुद कब्जा कर लिया है। मैं माथे पर बल डालता हूं, उसका कांटेक्ट नंबर और शेड्यूल ढूंढो। मैं उससे बाद में मिलूंगा। फोन रखने के बाद मैं अपनी कनपटी मलता हूं। यह मामला पेचीदा होता जा रहा है। ओलिविया की हैसियत देखते हुए उससे मिलना आसान नहीं है। मुझे उसे हनी कहकर डराना नहीं चाहिए था। मैं आ भरता हूं और अपनी पुरानी स्कूटर से शहर छोड़कर दूर एक गांव की ओर चल पड़ता हूं। मिडिल स्कूल में जब मैं लॉकवुड घर से निकला था तब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं यहां सिर्फ एक पुराना घर ही किराए पर ले सकता था। बाद में मुझे इसकी आदत हो गई। जैसे ही मैं घर की तरफ मुड़ने वाला होता हूं, 80-90 साल की एक बुजुर्ग महिला अचानक सड़क पर आ जाती है। मैं जोर से ब्रेक लगाता हूं और बस उन्हें ठोकने ही वाला था। पहले मुझे लगा कि वो कोई ठग है, पर तभी मैंने गौर किया कि उन्होंने बहुत सलीके के कपड़े पहने हैं। उनके गले में एक टैग लटका है जिस पर एक नंबर है और नीचे लिखा है कि अगर ये गुम हो जाएं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। इनाम के तौर पर मोटी रकम दी जाएगी। साफ है कि बुजुर्ग महिला को भूलने की बीमारी है। मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूं और टैग पर लिखा नंबर टाइप करने लगता हूं, पर वो घबराई हुई महिला अचानक मेरी कलाई पकड़ लेती है। उनकी आंखें चमक उठती हैं और वो कहती हैं, पोते दामाद, तुम मेरे पोते दामाद हो। ये सुनकर मेरी भौहें चढ़ जाती हैं। 22 साल से कुंवारा हूं, आज ये दूसरी बीवी कहां से आ गई? मुझे ये मजाक लगता है और मैं उनसे पूछता हूं, दादी, आपकी पोती कौन है? उसका नाम क्या है? ओ हाँ, उसका नाम क्या बताया था मैंने? जो नाम उन्हें याद आया था वो बोलते ही दिमाग से निकल गया। दादी, फिक्र मत कीजिए, कोई बात नहीं अगर आपको याद नहीं आ रहा। मैं उन्हें दिलासा देता हूं और फिर वो नंबर मिलाता हूं। पास ही की एक सड़क पर ओलिविया गंभीर चेहरे के साथ कार में बैठी है। उसके बगल में उसका जूनियर लियाम सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये मेरी गलती है कि मैंने उन पर ठीक से नजर नहीं रखी। मेरी वजह से बुजुर्ग मिसेज सुलिवन कहीं खो गई। ओलिविया कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा है। बुजुर्ग मिसेज सुलिवन अक्सर अपनी ही धुन में रहती हैं। किसे पता था कि आज उनकी तबीयत सुधर जाएगी और वो चुपके से निकल जाएंगी। कैमरे की फुटेज से पता चला कि वो खुद बस पकड़कर शहर के बाहरी इलाके में चली गई हैं। यहाँ की कई गलियों में कैमरे नहीं हैं, इसलिए उन्हें हर जगह तलाश करनी पड़ रही है। तभी उसका फोन बजता है। ओलिविया तुरंत फोन उठाती है और मेरी शांत आवाज सुनाई देती है, हेलो, आपके परिवार की बुजुर्ग महिला फिलहाल मेरे पास है। ये सुनते ही कार का माहौल एकदम सन्न हो जाता है। हर कोई हरकत में आ जाता है। कोई पुलिस को फोन करने की तैयारी करता है तो लियाम कॉल सिग्नल को ट्रेस करने लगता है। ओलिविया की आंखें तमतमा उठती हैं। उसकी आवाज में गजब की ठंडक है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस मजाक कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता था कि बुजुर्गों का बेहतर ख्याल रखें। फिर मैं उसे पता बताता हूँ और फोन काट देता हूँ। 5 मिनट बाद जब वो पहुंचते हैं तो मैं जा चुका होता हूँ और वहां सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बुजुर्ग महिला के साथ खड़ा होता है। ओलिविया पूछती है, आप यहाँ कैसे पहुंची? मिसेज सुलिवन रहस्यमयी ढंग से कहती हैं, मैं अपने पोते दामाद को ढूंढने आई थी, वो यहीं पास में रहता है। ओलिविया ठिठक जाती है, दादी, यहाँ कोई पोता दामाद नहीं है। नामुमकिन, मैंने उसे देखा था। वो पत्थर दिल लड़का मुझे पुलिस के हवाले करके चला गया। ओ हाँ, मुझे अपना फोन दो। ओलिविया उसे अपना फोन पकड़ा देती हैं।
और वो बुजुर्ग महिला कॉल लिस्ट से नंबर निकालती हैं और उसे अपनी छोटी डायरी में लिख लेती हैं। वो खुशी से कहती हैं, आखिरकार मेरे पास मेरे पोते दामाद का नंबर आ गया। अगली सुबह जल्दी ही मुझे यूनिवर्सिटी के एडवाइजर प्रोफेसर वॉकर का फोन आता है और मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि फ्रैंक और लिंडा भी वहीं हैं। फ्रैंक और मैं दोनों हाइचिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो खुद को टॉपर समझता है। उसे नीचा ना दिखाने के लिए मैंने जानबूझकर एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग चुनी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 साल पहले ये विषय इतना मशहूर हो जाएगा। फ्रैंक ने तुरंत अपना विषय बदल लिया और फिर से मेरा क्लासमेट बन गया। फ्रैंक का यहाँ होना तो आम बात है, पर लिंडा यहाँ क्यों है? जैसे ही मैं ये सोचता हूँ, प्रोफेसर वॉकर बोलते हैं, रेयान, तुम्हारी ग्रेजुएशन की सिफारिश रद्द कर दी गई है। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हारा बैकग्राउंड इसके लायक नहीं है। क्या तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच कोई गलतफहमी है? उनसे माफी मांगो। गुस्से में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। फ्रैंक आह भरता है, प्रोफेसर वॉकर, रेयान की माँ ये सब उसकी भलाई के लिए ही कर रही हैं। वो मेरी तरफ मुड़ता है। तुमने मिस सुलिवन को नाराज किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवा देंगी। मुझे एहसास हुआ कि मिस सुलिवन ओलिविया है, पर मैंने तो उससे सिर्फ चंद बातें की थीं। कल वो बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ फ्रैंक तो पैदाइशी झूठा है। जब मैं सोच ही रहा होता हूं, फ्रैंक मेरे पास आता है। रेयान, डैड ने तुम्हारे लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा है। वो चाहते हैं कि तुम कुछ वक्त के लिए विदेश चले जाओ, वरना लॉकवुड परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरी आंखों में नफरत झलकती है। क्या उसे सिर्फ ये डर सता रहा है कि मेरी वजह से लॉकवुड परिवार का नाम खराब होगा? ये देखते हुए कि मैं इसे नहीं लूंगा, फ्रैंक एक बैंक कार्ड निकालता है। क्या तुम इस बात से परेशान हो कि विदेश में गुजारा कैसे होगा? इसमें 50,000 युआन है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे खर्चे के लिए है। अभी के लिए इसे इस्तेमाल करो। अगर कम पड़े तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। लॉकवुड खानदान के वारिस के पास सिर्फ 50,000 युआन है। मुझे ये सुनकर हंसी आ रही है। लिंडा अचानक वो बैंक कार्ड छीन लेती है। फ्रैंक, तुम ये क्या कर रहे हो? लॉकवुड परिवार का इसके लिए टिकट खरीदना ही बहुत बड़ी बात है। वो मुझे घूरती है और हुक्म देती है, अपना सामान बांधो और फौरन देश छोड़कर चले जाओ। मैंने स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा दिया है। मैं उसे बेरुखी से देखता हूँ। आपको मेरे फैसले लेने का क्या हक है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। वैसे भी तुम्हारे जैसे ग्रेड्स के साथ तुम शायद ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगे। बेहतर होगा कि तुम विदेश जाकर काम करो और जल्दी पैसे कमाओ। प्रोफेसर वॉकर, आपको रेयान का साथ देना चाहिए, पर मैं तो इसे जानती हूं। यह सिर्फ फ्रैंक की नकल कर रहा है। इसे अपनी औकात देखनी चाहिए। फ्रैंक से बराबरी करने की इसकी क्या हैसियत है? प्रोफेसर वॉकर हक्का बक्का होकर फ्रैंक की तरफ देखते हैं। मुझे याद है कि तुम्हें कोई सिफारिश नहीं मिली थी और तुमने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया था। फ्रैंक शालीनता से मुस्कुराता है। मेरा एडमिशन स्पेशल कोटे से हुआ है। जब प्रोफेसर गहराई से पूछते हैं तो वो सादगी का दिखावा करता है। यह सब डॉक्टर रे की वजह से है। उनकी हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल रिसर्च कामयाब रही और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। मैं मन ही मन उलझन में हूं। डॉक्टर रे? मैंने कब से फ्रैंक को स्पेशल एडमिशन देना शुरू कर दिया। सोफिया के एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं इन सालों से डॉक्टर रे बनकर लॉकवुड कॉरपोरेशन को टेक सपोर्ट दे रहा हूं और एक स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट होने की झूठी कहानी गढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक अब भी झूठ बोले जा रहा है। मेरी माँ ने एक बार डॉक्टर रे की पढ़ाई का खर्च उठाया था, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हमारे परिवार के पास आए और मेरी माँ को अपना रक्षक बताया। वो सालों से हमारी कंपनी को टेक सपोर्ट दे रहे हैं, उन्हें मुझे मना नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर वॉकर मान गए और पूछा कि डॉक्टर रे कहाँ काम करते हैं। वो बोले कि डीन डॉक्टर रे को हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए बुलाएंगे। प्रोफेसर वॉकर खुश होकर मुझसे बोले, रायन, तुम्हारी रिसर्च और डॉक्टर रे का काम एक जैसा है। सही समय आने पर मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अगर डॉक्टर रे ने तुम्हारे लिए सिफारिश कर दी तो शायद तुम्हारी ग्रेजुएशन की सिफारिश अब भी बच सकती है। फ्रैंक फिक्र करने का नाटक करता है। प्रोफेसर वॉकर, क्या ये काम करेगा? सुलिवन परिवार हाई चुंग का सबसे अमीर परिवार है। वे हर साल हमारे स्कूल को रिसर्च के लिए काफी पैसा दान करते हैं। डॉक्टर रे की आजकल बहुत मांग है। अगर डॉक्टर रे बीच में आए तो स्कूल पक्का उनकी बात मान लेगा। फ्रैंक कहा भरता है, लेकिन डॉक्टर रे सिर्फ मेरी माँ के लिए काम करते हैं। अगर ये मेरे लिए होता तो वो दिल से मदद करते। पर रायन मेरे पिता की नाजायज औलाद है और मेरी माँ के खिलाफ है। रायन, क्या मैं तुम्हारी तरफ से डॉक्टर रे से बात करूं? मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ मना कर दिया। फ्रैंक इस वक्त एक घटिया जोकर जैसा लग रहा है। मैंने प्रोफेसर वॉकर से कहा, प्रोफेसर वॉकर, आप जानते हैं कि मैं कभी भी ग्रेजुएट स्कूल नहीं जाना चाहता था। लिंडा मुंह चिढ़ाती है, अपनी कोशिश बेकार मत करो। मिस सुलिवन को नाराज करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हाई चुंग में नौकरी मिलेगी? सपने देखना छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि कोई अकेले दम पर पूरे शहर पर राज कर सकता है। अगर तुम्हें सच में नौकरी न मिले तो मेरे पास टीचिंग असिस्टेंट बनकर आ जाना। प्रोफेसर वॉकर गुस्से में होने के बावजूद मुझसे प्यार से बात करते हैं। मेरा दिल भर आया। प्रोफेसर, मिस सुलिवन और मेरे बीच बस एक छोटी सी गलतफहमी है। एक बार वो दूर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए।
ये देखकर फ्रैंक मुट्ठियां भींच लेता है और ताना मारते हुए कहता है, रायन, क्या तुम सच में मिस सुलिवन को परेशान करते रहोगे? वो शादीशुदा हैं। तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। लिंडा का गुस्सा भड़क उठा और उसने अचानक मेरे चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। मैं उसे हैरानी से देखता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो प्रोफेसर वॉकर के सामने मुझे हाथ लगाएगी। बिना किसी पछतावे के लिंडा मेरी तरफ उंगली उठाकर मुझे कोसने लगती है। लगता है कुछ सालों में तुम घर के नियम कायदे भूल गए हो। अभी अपने भाई से माफी मांगो और वादा करो कि तुम सुलिवन परिवार के पास कभी नहीं जाओगे। मेरी आंखों से वो अपनापन खत्म हो गया और उनकी जगह सिर्फ बेरुखी ने ले ली। शायद मेरी पिछली बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या वो अब भी मुझे फ्रैंक का वही अंधभक्त समझती है? जब समझाने से बात नहीं बनेगी तो मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। फ्रैंक बगल में खड़ा होकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा है। बचपन में रायन मेरे आगे पीछे घूमता था, कभी पलटकर जवाब नहीं देता था और न ही कभी लड़ता था। घर छोड़ने के बाद मैं उससे फिर से यूनिवर्सिटी में मिला। वो अब भी उतना ही गरीब और फटेहाल दिखता था। फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सीधा खड़ा होने की? कुछ सालों से पिटाई नहीं हुई, इसलिए वो अपनी औकात भूल गया है। आज लिंडा इसे अच्छा सबक सिखाएगी। फ्रैंक जब ये सोच ही रहा था तभी मैं धीरे से उसके पास गया। जब वो ये सोचकर मुस्कुराया कि मैं माफी मांगने वाला हूं, तभी मैंने अचानक ऊपर देखा और उसके चेहरे पर जोर का घूंसा जड़ दिया। फ्रैंक का सिर चकरा गया और वो सन्न रह गया। लिंडा चिल्लाते हुए दौड़कर आई, रायन, तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने जानलेवा नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे के भाव देखकर लिंडा वहीं जम गई। तुम क्या करने वाले हो? ए एहसान फरामोश लड़के, मैं तेरी मां हूं। क्या तू मुझे मार डालेगा? मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई। मेरा एक एक शब्द बहुत ही नपातुला था। तुम कभी एक अच्छी मां नहीं थी, इसलिए मुझे एक बुरा बेटा होने का दोष मत देना। अब मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं उसका दोगुना बदला फ्रैंक से लूंगा। मैंने नजरें हटाईं और प्रोफेसर को प्रणाम किया। 4 सालों के लिए शुक्रिया कहा और वादा किया कि सब ठीक होने पर लौटूंगा। यह कहकर मैं वहां से निकल गया। मेरे कमरे से जाने के काफी देर बाद लिंडा को होश आया। जैसे ही मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला, जेनी का फोन आया। बॉस, मुझे सब पता चल गया है। मुझे पता है कि ओलिविया सबको शादीशुदा क्यों बताती है और आपको क्यों नहीं पहचानती। सुलिवन परिवार बाहर से तो शानदार दिखता है, पर इतने बड़े परिवार में पिछले कुछ सालों से आपसी लड़ाई बहुत बढ़ गई है। मास्टर सुलिवन अपने बड़े बेटे के परिवार को ज्यादा मानते हैं और सब कुछ उन्हीं को सौंपना चाहते हैं। सबसे छोटी होने के नाते ओलिविया को हमेशा दबाया गया। कुछ साल पहले मास्टर सुलिवन ने कुछ गलत लड़कों से उसकी शादी करवानी चाहिए थी। उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था, जब तक कि ओलिविया ने यह नहीं कह दिया कि उसने एक साधारण परिवार के लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। तभी जाकर मामला शांत हुआ। और उस पति की बात करें तो ये काफी दिलचस्प है। वो कभी सबके सामने नहीं आया, ना ही सुलिवन परिवार की किसी पार्टी में गया। तो कुल मिलाकर सच ये है कि जेनी सस्पेंस बनाने के लिए बात को खींचती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती मैं समझ गया था। क्या तुम्हें उसका शेड्यूल और संपर्क करने की जानकारी मिली? जेनी शर्मिंदा होकर चुप हो गई। मैं आपको अगले कुछ दिनों का शेड्यूल भेज दूंगी, पर उसका पर्सनल नंबर नहीं मिल सका। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। ओलिविया जैसे ओहदे वाले लोग अपना नंबर बहुत छुपा कर रखते हैं। उसका न मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जेनी तुरंत गपशप करने लगी। वो बॉडीगार्ड से घिरी रहती है, उसके पास पहुंचना आसान नहीं होगा। क्या आप जोर जबरदस्ती करेंगे या अभी शांत रहेंगे? मेरे होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सुलिवन स्वरूप पहुंचकर मैंने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की बॉक्स लेकर अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मिस सुलिवन की डिलीवरी है और उनके साइन चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के फोन करने के बाद मुझे 88वीं मंजिल पर प्राइवेट लिफ्ट से जाने की अनुमति मिल गई। लिफ्ट से बाहर आते ही एक बड़ा हॉल दिखा जहां 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और वो सब सिर्फ ओलिविया के लिए वहां तैनात थे। मैं उस सेक्रेटरी के पीछे हो लिया जो मुझे लेने आई थी और सीईओ के ऑफिस पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक प्यारी सी आवाज आई, अंदर आ जाओ। जैसे ही मुझे लगा कि मैं ओलिविया से मिल पाऊंगा, तभी एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। रुको, लियाम ने मुझे गौर से देखते हुए टोका। मिस्टर रायन, तुम यहां क्या कर रहे हो? लियाम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे कल लॉकवुड के घर पर मेरा ओलिविया को परेशान करना अब भी याद है। ओलिविया ने मुझे तब कुछ नहीं कहा था और आज मेरी इतनी हिम्मत कि मैं डिलीवरी बॉय बनकर उसे परेशान करने आ गया। उसने 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग पहचान भी चेक नहीं करते और अब कोई भी ऐरा गैरा यहाँ टॉप फ्लोर तक आ सकता है। इसे अभी के अभी बाहर निकालो। बदलना, इसका क्या मतलब है? क्या सुलिवन ग्रुप डिलीवरी करने वालों को छोटा समझता है? लियाम मुंह चिढ़ाता है। तुम तो बड़े अच्छे से मासूम बनने का नाटक कर लेते हो। हम हर काम की इज्जत करते हैं, पर क्या तुम सच में डिलीवरी वाले हो? क्या तुम्हारे पास डिलीवरी वर्कर का पहचान पत्र है? जैसे ही लियाम ने यह कहा, मैंने आईडी कार्ड उसके मुंह के सामने कर दिया और उसका चेहरा उतर गया। तुमने इसे आज ही तो नहीं बनवाया? उसके सामने जो आईडी कार्ड था उस पर रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी थी। लियाम हैरान रह गया। 8 साल पहले तुम सच में एक डिलीवरी बॉय थे। पढ़ाई के साथ काम करना क्या मना है? मेरी आवाज में ढिठाई थी।
मैंने दरवाजे की तरफ आवाज लगाई। मिस सुलिवन, क्या आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकती हैं? कमरे के अंदर से एक सुरीली आवाज आई, उसे अंदर आने दो। मैंने लियाम को चिढ़ाते हुए एक नजर डाली। जैसे ही वो भड़कने वाला था, मैं उसके बगल से निकलकर कमरे के अंदर चला गया। ओलिविया का ऑफिस आलीशान है, पर वहां कोई अपनापन नहीं है। कागज पर साइन करने के बाद ओलिविया ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। मैंने डिलीवरी की पर्ची की तरफ इशारा किया। मिस सुलिवन, यहां साइन कीजिए। उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर साइन करने के लिए पेन उठाया। तभी मैं एक धमाका करता हूं। मिस सुलिवन, आप सच में शादीशुदा नहीं है ना? पेन चलते चलते रुक गया। उसकी ठंडी नजरें मुझ पर टिक गईं। मुझे पता था कि मेरा अंदाजा सही है। रजिस्ट्री ऑफिस में सारी जानकारी हाथ से भरी जाती है, इसलिए वहां गलती होना मुमकिन नहीं है। ओलिविया शादीशुदा होने का दावा करती है, पर मुझे नहीं पहचानती। जेनी की छानबीन के बाद सच यही है कि परिवार के दबाव से बचने के लिए उसने एक फर्जी पति की कहानी गढ़ी है। वो कभी रजिस्ट्री ऑफिस नहीं गई, इसलिए उसे नहीं पता कि हमारी सच में शादी हो चुकी है। मैंने संजीदगी से कहा, मिस सुलिवन, मैं जानता हूं कि मेरी बातें अजीब लग रही हैं, पर हम सच में शादीशुदा हैं। ओलिविया धीरे से सीधी खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मिस्टर रायन, अपनी कोशिश बेकार मत करो। अगर मैं कुंवारी भी होती तो भी सिर्फ सिंडी को नीचा दिखाने के लिए तुमसे शादी नहीं करती। मैं थोड़ा सन्न रह गया तो उसे सिंडी और मेरे अतीत के बारे में पता है और उसे लगता है कि मैं बदला लेने आया हूं, इसीलिए वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। मैंने जल्दी से समझाया, मैं सिंडी की वजह से नहीं आया हूं, मैं आपसे तलाक चाहता हूं। मुझे आपके ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओलिविया ने मेरी बात काट दी। उसने जल्दी से पर्ची पर साइन किए और मुझे वापस थमा दी। मुझे फिर कभी परेशान मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। क्या आपने पहले ही बुरा अंजाम शुरू नहीं कर दिया? आपने ऐलान किया था कि आप मुझे हाई चुंग से गायब कर देंगी। ओलिविया ने तेवर बदले। मैंने कब तभी उसका फोन बजा, ये दादी की स्पेशल रिंगटोन थी। उसने तुरंत फोन उठाया और देखभाल करने वाली की आवाज आई, मिस सुलिवन, बड़ी मैडम फिर से गायब हो गई हैं। ओलिविया घबराकर बाहर की तरफ भागी। मैंने पीछे जाकर बात साफ करनी चाहिए, पर लियाम ने फिर मेरा रास्ता रोक लिया। मिस्टर रायन, बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ। इस तरह मुझे सुलिवन ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मैंने मुड़कर देखा कि वही बूढ़ी औरत दबे पांव मेरे पीछे आ रही थी। मैंने एक ठंडी आह भरी। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, बूढ़ी औरत ने मेरी कलाई पकड़ ली। नाती दामाद, मुझे फिर से छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। मेरे किराए के अपार्टमेंट में वो बूढ़ी औरत टेबल पर बैठकर एक के बाद एक 3 कप पानी पी गई। मैंने माथे पर बल डालकर कहा, मैं सच में आपका नाती दामाद नहीं हूं। हाँ, तुम ही हो। वो औरत जिद पर अड़ गई और अपना कप पकड़कर एक और बार पानी पी गई। मुझे पता था कि मैं उसे समझा नहीं सकता। मैंने फोन निकाला और उसी नंबर पर कॉल किया। पहली ही घंटी पर फोन उठ गया। हेलो। उस औरत की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही मैं बोलने वाला था, दादी ने अचानक फोन छीन लिया। इसी वक्त ओलिविया पास में ही एक टीम के साथ उनकी तलाश कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर अंदर से वो डरी हुई थी। दादी को 87 साल की उम्र में सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं थी, बल्कि उनके अंग भी काम करना छोड़ रहे थे। उनकी जान किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती थी। जैसे ही फोन बजा, उसने तुरंत उठाया और दादी की जोश भरी आवाज आई, ए शरारती लड़की, मुझे लेने मत आना, मैं अपने नाती दामाद के साथ हूँ। ये वही नंबर था जो उस लड़के का था, तो इसका मतलब दादी फिर से उसी के साथ हैं। ओलिविया ने गुस्से में पूछा, साहब कहाँ हैं? दादी बोली, नहीं बताऊंगी। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे मना करने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? ये मत कहना कि मुझे मत ढूंढना या मेरे पीछे किसी को मत भेजना। ओलिविया अपना सिर खुजलाती है, रिसीवर को ढकती है और डॉक्टर से धीरे से पूछती है, क्या हम दादी को उनकी इस हालत में जबरदस्ती घर वापस ला सकते हैं? डॉक्टर अपना सिर हिलाता है और फुसफुसाता है, मिसेस सुलिवन को इस वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि हम उनकी मर्जी के हिसाब से ही चलें। वो नौजवान कोई बुरा इंसान नहीं लगता। ओलिविया लाचार नजर आती है और फोन पर पुचकारते हुए कहती है, दादी, मुझे अभी भी आपको दवाइयां पहुंचानी है। जरूरत नहीं है, मेरे पास सब है। फिक्र मत करो, बस सब्र से इंतजार करो जब तक मैं तुम्हारे होने वाले पति को घर नहीं ले आती। ये कहकर वो बूढ़ी औरत फोन काट देती है और बड़े गर्व के साथ मुझे फोन वापस थमा देती है। होने वाला पति? मेरा चेहरा उलझन से भर जाता है। ये कैसा गैर जिम्मेदार परिवार है जो एक बूढ़ी औरत को किसी अजनबी के हवाले कर रहा है। जैसे ही मैं वापस कॉल करने वाला होता हूं, तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। कोई मेरे फोन नंबर के जरिए मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। उसमें लिखा है, उन बुजुर्ग महिला की पोती। मैं रिक्वेस्ट स्वीकार करता हूं और उसकी पोती तुरंत एक मैसेज भेजती है, कृपया कुछ समय के लिए मेरी दादी का ख्याल रखें। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्हें तनाव नहीं दिया जा सकता। मैं मजाक उड़ाते हुए फोन पर रूखा सा जवाब देता हूं, ये मुमकिन नहीं है, ये कोई खैराती संस्था नहीं है। मैसेज टाइप खत्म करने से पहले ही मुझे अंडा उबलने की आवाज आती है। मैं सहज भाव से पूछता हूं, भूख लगी है? आप सिर्फ एक अंडा नहीं खा सकती। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दामाद जी, इस अंडे को अपने चेहरे पर लगा लो, इससे तुम्हारी सूजन कम हो जाएगी। मैं सुन रह जाता हूं।
शायद मैंने खुद गौर नहीं किया था, पर आज अपनी सगी माँ के हाथों पिटने के बाद भले ही मैं शांत था, पर मुझ पर बर्फ सी एक परत जमी थी जिसने मुझे दुनिया से अलग कर दिया था। बूढ़ी औरत की इन बातों ने उस बर्फ को पिघला दिया और मेरी आंखों में फिर से गर्माहट लौट आई। फिर मैं अपना फोन देखता हूं और उसकी पोती का चैट अचानक बदल जाता है। 3 लाख युआन का ट्रांसफर आ चुका है। साथ में एक नोट है, ये 1 हफ्ते के रहने खाने का खर्च है, अगर ये कम पड़े तो मुझे बता देना। मैं अपना अधूरा मैसेज देखता हूं और उसे दोबारा लिखता हूं। ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अचानक इस सब में क्यों पड़ रहा हूं। मैं खुद को समझाता हूं कि शायद उसने पैसे बहुत ज्यादा दिए हैं। वहीं लॉकवुड हाउस में फ्रैंक का गाल बुरी तरह सूजा हुआ है। मुक्के का निशान साफ दिख रहा है। लिंडा अपना सिर झुका लेती है। वो बदतमीज लड़का जरूर उसे जलन हो रही होगी कि तुम सिंडी से शादी करने वाले हो। जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि रेयान को कड़ी सजा दें। तभी सोफिया अपना बीमार शरीर घसीटते हुए नीचे आती है। उसकी आवाज कमजोर है पर लहजा सख्त है। रेयान उस तरह का इंसान नहीं है। जरूर तुमने ही उसे उकसाने के लिए कुछ किया होगा। ये देखकर फ्रैंक न चाहते हुए भी अपनी चाल बदल देता है। माँ, क्या आप डॉक्टर रे को हाइजीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर बुला सकती हैं? सोफिया तुरंत सख्ती से मना कर देती हैं। फ्रैंक, तुम निजी फायदे के लिए पुराने एहसानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी डॉक्टर रे ने इन सालों में हमारे परिवार की कंपनी के लिए जरूरत से ज्यादा किया है। फ्रैंक को जरा भी हैरानी नहीं होती। हाइजीन यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। शायद डॉक्टर रे खुद वहां जाना चाहें। हम बस उन्हें इस स्कूल से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। इसे बरसों की उनकी मदद का बदला चुकाना ही समझिए। सोफिया को ये बात सही लगती है, इसलिए वो फोन निकालती है और व्हाट्सएप खोलती है। मैं उनसे पूछ लूंगी। फ्रैंक सोफिया के पास बैठता है और कहता है, डॉक्टर रे ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। एहसान का हर कर्ज कब का चुकाया जा चुका है। क्या हमें उनके लिए एक दावत नहीं रखनी चाहिए? तब आप उनसे खुद पूछ सकती हैं। क्या वो बेहतर नहीं होगा? डॉक्टर रे हमेशा सोफिया की बात मान लेते हैं। अगर वो आ गए तो फ्रैंक उनका स्टूडेंट बनने का प्रस्ताव रख सकता है और डॉक्टर रे यकीनन मना नहीं करेंगे। सोफिया उसकी बातों में आ जाती हैं। वो डॉक्टर रे को मैसेज करती है, रे, क्या तुम्हारे पास मिलने आने का समय है? जैसे ही मैं ये मैसेज देखता हूँ मेरा दिल हलक में आ जाता है। सोफिया अचानक क्यों मिलना चाहती है? क्या उसकी तबीयत और बिगड़ गई है? उसकी खांसी के बारे में सोचकर मैं फिक्र से भर जाता हूँ और बाहर जाने के लिए खड़ा होता हूँ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। पर जैसे ही मैं निकलने लगता हूँ व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आता है, अभी नहीं, मैं बस शनिवार को ओवरटाइम काम कर रही थी, सोचा तुम्हें खाने पर बुला लूं। तभी मुझे एहसास होता है कि फिक्र ने मेरी सोचने की शक्ति छीन ली थी। 10 साल पहले की बात याद करके जब मुझे लॉकवुड हाउस से बाहर निकाला गया था, मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। इन सब सालों के बाद मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए। मैं जवाब देता हूँ, दावत मेरी तरफ से होगी, शनिवार शाम 6 बजे मिलते हैं। फिर मैं एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजता हूँ। सोफिया से बात करने के बाद मैं देखता हूँ कि ओलिविया ने दादी के ख्याल रखने के बारे में कुछ निर्देश भेजे हैं। ये देखकर मैं चुपके से मेहमानों वाले कमरे में जाता हूँ और ओलिविया के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। पास की ही एक सड़क पर पूरी सुख सुविधाओं वाली 2 गाड़ियां चुपचाप खड़ी हैं। ओलिविया सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। अचानक व्हाट्सएप की घंटी बजती है। ओलिविया अपना फोन उठाती है और उसके हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहने वाले चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। फैमिली डॉक्टर पूछता है, क्या मिसेस सुलिवन को कुछ हुआ है? ओलिविया अपने होंठ दबाती हैं और उसे देखने के लिए वीडियो आगे बढ़ा देती है। वहां मिसेज सुलिवन एक फूलों वाली चादर पर शांति से सो रही हैं। अभी रात के सिर्फ 9 बजे हैं। आमतौर पर अगर वो रात 1 बजे से पहले सो जाएं तो ये उनके लिए बड़ी बात होती है। फैमिली डॉक्टर हैरान रह जाता है। मिसेज सुलिवन वाकई इस नौजवान के साथ अलग बर्ताव कर रही हैं। अगर वो उनके साथ रह सके तो उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अगली सुबह मुझे ओलिविया का मैसेज मिलता है। हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। ओलिविया को लगने लगा जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। वो अचानक पूछती है, क्या मैं आज रात दादी से मिलने आ सकती हूँ? बेशक, आपका कभी भी स्वागत है। फिर मैं उसे अपना पता भेज देता हूँ। इस बीच बाहर मैं बोर होकर इंतजार कर रहा हूँ। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। मैं पीछे मुड़ता हूँ और एक जाने पहचाने चेहरे से मिलता हूँ। ये सिंडी है। उसका वो कोमल चेहरा जो मुझे याद था अब मुझे घूरते हुए सख्त हो चुका है। कॉलेज में मैं हमेशा अकेला रहता था, जबकि सिंडी काफी मिलनसार थी। वो लगभग मेरी इकलौती दोस्त थी, पर अब हमारे बीच हालात अजीब हैं। मैं हिचकिचाता हूँ और फिर कहता हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सिंडी मजाक उड़ाते हुए हंसती है। फ्रैंक ने मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में सब बता दिया है। तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया, जबकि मैं एक बेवकूफ की तरह 4 साल तक तुम्हारे जैसे इंसान के पीछे भागती रही? क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा था? मेरा सीना ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कोई बड़ा हाथ मेरे दिल को भींच रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 साल की दोस्ती इतनी आसानी से टूट सकती है। मैं दूरी बनाने के लिए पीछे हटता हूँ, पर सिंडी आगे बढ़कर सवाल करती है, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? मैं एक फीकी हंसी हंसता हूँ। नहीं, मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ।
चूंकि वो मेरी हकीकत को नीची नजरों से देखती है, इसलिए ये दोस्ती निभाने लायक नहीं है। मेरा ये फैसला न जाने क्यों सिंडी को चिढ़ा देता है। मुझे खुद से दूर जाता देख वो बिना सोचे मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। तुम नहीं जा सकते। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूं और कुछ सिंडी का चेहरा तन जाता है और उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है। उसे समझ नहीं आता, हाथ तो उसने पहले छोड़ा था, तो फिर अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे छोड़ा जा रहा है। तभी मुझे उसकी ताना मारती हुई आवाज सुनाई देती है, अभी भी यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हें अब तक कोई असली नौकरी नहीं मिली है ना? क्यों ना तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। मैं उसका हाथ झटक देता हूँ और सख्ती से मना कर देता हूँ। मुझे डर है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, पर सिंडी अड़ी रहती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस के पास मेरा एक अपार्टमेंट है, तुम्हें बस वहां रहना है और मेरी रोज की जरूरतों का ख्याल रखना है। महीने के 50,000 युआन। क्या ये काफी है? मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ जाती हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पालतू आदमी बनकर रहूं? सिंडी मजाक उड़ाती है। तुम यकीनन उस काम के लायक हो। आखिर तुम्हारी माँ खुद भी तो एक रखेल ही थी। तुम बचपन से इसी माहौल में पले बड़े हो। इसे खानदानी पेशा ही समझ लो। मुझे यकीन है तुम इसमें माहिर होगे। ये सुनकर मैं उसे जमीन पर पटक देता हूं और उसे नफरत से देखता हूं। बस बहुत हुआ। पर खड़े होने के बाद वो गुस्सा होने के बजाय हंसने लगती है। मैं तुम्हें सोचने का वक्त देती हूं। मन बदल जाए तो कभी भी मेरे पास आ जाना। इतना कहकर सिंडी वहां से चली जाती है। मैं खुद पर ही एक कड़वी हंसी हंसता हूं। उस शाम ओलिविया समय पर काम खत्म करके हाथ में दवाइयां लिए उस पुराने इलाके में पहुंचती है। वो व्हाट्सएप पर भेजे गए पते वाले दरवाजे को खटखटाती है। दादी को सेहतमंद देख ओलिविया चैन की सांस लेती है और आसपास देखती है। हालांकि ये सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर का 2 कमरों का छोटा सा घर है, पर यह काफी साफ और आरामदायक है। तभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज आती है। अंदर कोई नहा रहा है। ओलिविया झटके से अपनी नजरें हटा लेती है। फैमिली डॉक्टर उसके पीछे अंदर आने ही वाला होता है कि वो उसे रोक देती हैं। मुझे सामान दो और गाड़ी में इंतजार करो। ओलिविया जल्दी से दादी का ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन और बाकी सब चीजें चेक करती है। शायद इसलिए क्योंकि दादी कल रात चैन से सोई थी। सारे रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। पुरानी मिसेज सुलिवन गर्व से बोली, मेरा नाती दामाद मेरा बहुत ख्याल रखता है। जो दिख रहा है वही सच है। आखिरकार ओलिविया को राहत मिली। अपना सामान समेटने से पहले उसकी नजर एक बार फिर बाथरूम की तरफ गई। जब आप ठीक हैं तो अब मुझे चलना चाहिए। यह सुनकर पुरानी मिसेज सुलिवन हैरान रह गई। तुम रात के खाने के लिए नहीं रुक रही हो? मेरा नाती दामाद बहुत अच्छा खाना बनाता है, यह ठीक नहीं होगा। ओलिविया ने डॉक्टरी का सामान नीचे रख दिया। इसे यहीं रहने दो। पुरानी मिसेज सुलिवन की नजरें घूमी। इसे ले जाओ, मेरे नाती दामाद को इसे चलाना नहीं आता और मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर फेंग यहाँ आए। मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज मेरा चेकअप करने आओ। जैसे ही ओलिविया कुछ कहने वाली थी, बाथरूम का नल अचानक बंद हो गया। वो फौरन उठी, अपना सामान उठाया और घबराकर बाहर निकल गई। मैं जा रही हूँ, कल आऊंगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं पूरे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आया। आपकी पोती कहाँ है? वो चली गई और उसने कहा कि यह ठीक नहीं होगा। वो बहुत ही संस्कारी बनती है और हमेशा मुंह फुलाए रहती हैं। नाती दामाद, क्या इसीलिए तुम उसे पसंद नहीं करते? वो खुद को बदल सकती है। मैं आपका नाती दामाद नहीं हूँ। हाँ तुम हो। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों में मुझे वो बुढ़िया बहुत प्यारी लगी। वो हमेशा मेरी हर बात मान लेती है, सिवाय से एक बात के जिस पर वो पूरी तरह अड़ी हुई है। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया ने अचानक कहा कि वो कुछ कपड़े लेने घर जाना चाहती है। इसलिए मैंने उसकी पोती को मैसेज करके घर का पता पूछा, लेकिन जैसे ही मैंने लोकेशन खोली मैं सन्न रह गया। स्टेट नंबर 1, क्या यह सुलिवन परिवार का बंगला नहीं है? शहर का सबसे अमीर इलाका। मुझे लगा था कि वो छोटी मोटी किसी कोठी में रहती होगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सुलिवन का घर होगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैंने नक्काशीदार काले रंग के उस बड़े से शाही गेट को देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, दादी क्या यह आपका घर है? वो बुढ़िया नींद में लग रही थी। उसकी आंखें पथराई हुई थीं। नाती दामाद मुझे याद नहीं आ रहा। हार मानकर मैंने उसकी पोती को मैसेज किया। उसने तुरंत जवाब दिया, वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद हमारे सामने एक लग्जरी कार रुकी। फ्रैंक और लिंडा पिछली सीट से उतरे और हमारी तरफ दौड़े। लिंडा के माथे पर गहरी शिकन थी। रयान, सच में तुम ही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आज फ्रैंक के साथ सुलिवन परिवार से मिलने आई थी। दूर से ही उसने किसी को सुलिवन परिवार के गेट पर मंडराते हुए देख लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मैं ही होऊंगा। फ्रैंक ने सुलिवन परिवार के बंद गेट की तरफ देखा। रयान, क्या तुम यहाँ फिर से मिस सुलिवन को परेशान करने आए हो? उसके इतना कहते ही लिंडा भड़क उठी। ओ नीच इंसान, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कौन सा दिन है? अभी यहां से दफा हो जाओ। अगर तुमने फ्रैंक की सगाई खराब की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हालांकि मुझे उनसे नफरत थी, पर दादी की वजह से मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपना गुस्सा दबाया और समझाया कि मैं एक बुजुर्ग महिला को घर ला रहा हूं। हम रास्ता भटक गए थे। फ्रैंक के मुंह से अचानक निकला, क्या यह तुम्हारी बीवी की दादी है? वो इस इलाके में कैसे रह सकती है? मैंने पलटकर जवाब दिया, क्यों नहीं रह सकती? लिंडा ने मुझे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। नाटक बंद करो, जैसे तुम्हारी उस गरीब बीवी की दादी यहां रह सकती हो। वो उस बुढ़िया की तरफ मुड़ी।
ओ बुढ़िया, जरा मुझे भी बताओ, तुम कौन से विला नंबर में रहती हो? मैंने त्योरियां चढ़ाई और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बुढ़िया अचानक खड़ी हो गई। मुझे अब याद आया, मैं यहीं रहती हूँ। नाती दामाद, मेरे साथ घर चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सुलिवन गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट अभी भी करीब 100 मीटर दूर था, लेकिन हम मुश्किल से 2 कदम ही चले थे कि फ्रैंक बोल पड़ा, रयान, तुमने ये सारे बहाने इसलिए बनाए ताकि तुम इस बुढ़िया को ढाल बनाकर सुलिवन के घर में घुस सको। मेरे कदम डगमगा गए और मैंने सुलिवन की हवेली की तरफ गौर से देखा। जब मैंने उस आलीशान गेट को देखा तो मेरे मन में थोड़ा शक हुआ, पर मैं व्हाट्सएप वाली उस शरीफ पोती और उस पत्थर दिल ओलिविया के बीच कोई रिश्ता नहीं जोड़ पा रहा था। शायद बुढ़िया को कोई गलत फहमी हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ पक्का करता, लिंडा अचानक आगे बढ़ी और उस बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें सुलिवन के घर में हंगामा नहीं करने दूंगी। मैं चौंक गया। मैंने एक हाथ से दादी को बचाया और दूसरे हाथ से लिंडा को पकड़कर जोर से धक्का दे दिया। यह क्या किया? लिंडा लड़खड़ाकर पीछे गिरी। खुद को संभालने के बाद वो गुस्से में चिल्लाने लगी, ओ एहसान फरामोश लड़के, तुम्हारी इस बुढ़िया के लिए अपनी ही मां पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैंने उसे अनसुना किया और फौरन दादी की तरफ देखा। उसे पहले कभी इस तरह की गालियां नहीं दी गई थीं, और हुआ भी यही, वो गुस्से से पूरी तरह कांप रही थी। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मैंने फौरन उसे सहारा दिया और उसकी जेब से दिल की इमरजेंसी वाली दवा निकाली, लेकिन जब मैंने शीशी खोली तो वो खाली थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी बहुत कमजोर हैं, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो उन्हें हाथों से CPR देना ठीक नहीं होगा। दवा देना ही सबसे सही रहेगा। मैंने फौरन गेट की तरफ देखा। सुलिवन परिवार के पास दवा जरूर होगी। अगर दादी सुलिवन नहीं भी हैं, तो भी वो उनकी मेहमान है। वो उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैंने दादी को उठाया, पर फ्रैंक ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। रयान, ऐसा मत करो, सुलिवन तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। उसने उस बुढ़िया को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। इस पल मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी आंखों में भयानक गुस्सा उमड़ रहा था। मैंने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया, पर अगले ही पल उसने मेरा पैर मजबूती से पकड़ लिया। लिंडा जमीन पर बैठी बेशर्मी से मुझे पूरी ताकत से पकड़े हुए थी। मैं गुस्से से कांप रहा था। मेरी गोद में दादी थी, इसलिए मैं उस वक्त खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी एक काले रंग की कार धीरे से वहां आकर रुकी। ओलिविया बाहर निकली और कड़क आवाज में पूछा, तुम सब ये क्या कर रहे हो? फ्रैंक तुरंत बोल पड़ा, मिस सुलिवन, यह रयान है। यह जानबूझकर एक मरते हुए इंसान को यहाँ लाया है ताकि सुलिवन खानदान के साथ धोखाधड़ी कर सके। उसे रोकने में मेरी ही गलती है। यह सुनकर ओलिविया ने देखा कि जिसे मैंने पकड़ा हुआ है वो उसकी अपनी दादी है। उसकी आंखें फटी रह गईं और वो हमारी तरफ दौड़ी। दादी ओलिविया के सबसे करीब थी, लेकिन सालों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और ओलिविया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरे पास सफाई देने का वक्त नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इनकी दवा खत्म हो गई है। अगर समय पर दवा मिल गई तो ये ठीक हो जाएंगी। ओलिविया ने अपने होंठ भींचे, मुझसे दादी को लिया और बिना पीछे मुड़े हवेली के अंदर भाग गई। मैं पीछे नहीं जा सका क्योंकि लिंडा अभी भी मेरा पैर पकड़े बैठी थी। फ्रैंक को अब भी बुढ़िया की पहचान पर शक था, पर लिंडा ने मुझे छोड़ा, अपने कपड़े झाड़े और नफरतिन से बोली, तो यह इसकी चाल थी उस बुढ़िया को यहाँ लाकर सुलिवन के गेट पर हंगामा करना। तभी सुलिवन हवेली का गेट खुला और सिंडी बाहर आई। फ्रैंक का चेहरा चापलूसी से भर गया। सिंडी, तुम्हें पार्किंग में मेरा इंतजार करना चाहिए था। तुम यहाँ गेट तक क्यों आ गई? सिंडी ने जबरदस्ती प्यार जताया। मुझे डर था कि पहली बार आने पर तुम कहीं रास्ता न भटक जाओ। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और उसका प्यार तुरंत नफरत में बदल गया। रयान, क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा इरादा बदल गया है? मैंने अपना चेहरा सपाट रखा और खामोश रहा। अगर तुम्हारा इरादा बदल गया था तो तुम फोन कर सकते थे। किसने कहा कि तुम सुलिवन हवेली आ सकते हो? क्या तुम्हारे जैसा नाजायज बेटा इस गेट के अंदर कदम भी रख सकता है? सिंडी ठंडी हंसी हंसी, पर अगर तुम सच में अंदर जाकर देखना चाहते हो तो वो भी मुमकिन है। सिंडी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, फ्रैंक बीच में बोला। रयान अपनी बीवी की दादी का इंतजार कर रहा है। उस बुढ़िया को अभी दिल का दौरा पड़ा था और मिस सुलिवन उन्हें अंदर लेकर गई हैं। सिंडी की आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो गईं। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे। कैसी बीवी? रयान, वो औरत कौन है? मैंने उसे चिढ़ाते हुए देखा। सिंडी, मेरी बीवी कौन है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझसे मतलब नहीं है? जरा देखूं तो मेरी मर्जी के बिना तुमसे शादी करने की हिम्मत कौन करता है? फ्रैंक ने झट से जवाब दिया। रयान की मां के मुताबिक वो कोई सड़क छाप लड़की है। सिंडी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो तुमने खुद को इस तरह बर्बाद किया है। ठीक है, एक नाजायज बेटा और एक सड़क छाप लड़की, बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। फ्रैंक आग में घी डालने का काम करता रहा। रयान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो बार बार मिस सुलिवन को परेशान कर रहा है। मैं बेरुखी से मुस्कुराया। फ्रैंक, तुम खुद को लॉकवुड परिवार का वारिस कहते हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? यह सुनकर फ्रैंक का चेहरा उतर गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे पता है कि तुम मुझसे और सिंडी से बदला लेना चाहते हो, लेकिन मिस सुलिवन की शादी को काफी समय हो चुका है।
तुम्हें किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर सिंडी आगबूला हो गई। वो पिछले 2 दिनों से मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। उसे लगा था कि अगर मैं भीख मांगता हुआ वापस आया तो शायद वो मुझे माफ कर दे, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी हो चुकी है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ वो बुरी तरह भड़क गई। मुझे पता था, वरना तुम्हारी बीवी की दादी मेरे दरवाजे पर आकर क्यों गिरती? तो तुम मेरी बुआ के जरिए यहां पहुंचे हो रेयान। तुम कितने बेशर्म हो सकते हो? वो बहुत गुस्से में थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और दरबान से कहा, इसकी शक्ल अच्छे से देख ली, इस चेहरे को याद रखना, या फिर कभी सुलिवन हवेली में कदम नहीं रखना चाहिए। फ्रैंक ने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर जीत की एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि सुलिवन परिवार में सिंडी की अभी भी काफी चलती हैं। लेकिन तभी सुलिवन परिवार का मुख्य नौकर गेट से बाहर आया। उसने सबकी तरफ एक नजर डाली, फिर वो मेरे पास आया। मिस्टर रेयान, मिस सुलिवन ने आपको अंदर बुलाया है। फ्रैंक सन्न रह गया, सिंडी सन्न रह जाती है। मैं सिर उठाकर दरबान की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ देखता हूं। तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूं? दरबान सिंडी को देखता है और बिना झिझक गेट खोल देता है। वो अच्छी तरह जानता है कि सुलिवन परिवार का असली मालिक कौन है। घर में घुसते ही सिंडी और फ्रैंक पीछे छूट जाते हैं। लिंडा मुझे घूरती है। मिस सुलिवन शायद बस चाहती हैं कि तुम अपनी दादी को यहां से ले जाओ, उन्हें मिलते ही अक्ल दिखाना और तुरंत निकल जाना। सुलिवन परिवार का कालीन गंदा मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ सब बैठक में पहुंचते हैं। वहां बुजुर्ग मिसेज सुलिवन सोफे की मुख्य सीट पर बैठी दिखती हैं। वो बुजुर्ग महिला गरजती हैं, ओ कलमुही औरत, तू किसे जानवर कह रही है? उन्होंने कीमती कपड़े पहने हैं पर उनका चेहरा अब भी उतरा हुआ है। ओलिविया उनके बाईं ओर सख्ती से बैठी है। लिंडा वहीं जड़ खड़ी रह जाती हैं। फ्रैंक के पैर जवाब दे जाते हैं और वो बस जमीन पर गिरने ही वाला होता है। शुक्र है सिंडी उसे थाम लेती हैं। क्या हुआ तुम्हें? फ्रैंक के हाथ कांप रहे हैं। वो अचानक कड़वाहट से हंसता है। रेयान, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? ये कहा कि वो तुम्हारी बीवी की दादी हैं और हमसे उनकी बेइज्जती करवाई। अचानक मुझे खुद पर कई शक भरी नजरें महसूस होती हैं। तुम जानते थे कि उन्हें भूलने की बीमारी है, फिर भी तुमने उन्हें धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है सुलिवन परिवार क्या है? अभी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। मेरी आंखें चढ़ जाती हैं। क्या वो सारा ठीकरा मुझ पर फोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि फ्रैंक बच जाए? क्या चाल है? तभी मिसेज सुलिवन एक चाय का प्याला लिंडा पर फेंकती हैं। गरम चाय उस पर गिर जाती है, पर लिंडा चीखने की हिम्मत नहीं करती। बदतमीज कहीं की, मिसेज सुलिवन चिल्लाई। वो मेरा पोता दामाद है। लिंडा दर्द सहते हुए कहती हैं, मेम साहब, उसने आपको धोखा दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूं कि उसकी बीवी कोई गुंडी है। बहस की जरूरत नहीं है, बस उनसे खुद पूछ लीजिए। सिंडी की मां में बोलती है, ओलिविया, क्या ये वाकई तुम्हारा पति है? मैं खामोशी से ओलिविया को देखता हूं और वही जवाब मिलता है जिसकी उम्मीद थी। नहीं, कितनी एहसान फरामोश और धोखेबाज औरत है। मेरी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। फ्रैंक के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो राहत की सांस लेता है। लिंडा मुस्कुराती है। मुझे पता था ये सब रेयान की करतूत है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूं और बोलने ही वाला होता हूं कि ओलिविया की आवाज फिर गूंजती है। दादी को गलत फहमी हुई थी, इसलिए मैंने मिस्टर रेयान से दादी का ख्याल रखने को कहा था। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काफी देर बाद फ्रैंक सिर झुकाता है। तो ये बात थी। रेयान, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो ये गलत फहमी नहीं होती। मिस्टर फ्रैंक ओलिविया सोफे पर टेक लगाकर बैठती है। उसका अंदाज बेपरवाह है, पर आवाज में रुतबा। दूसरों के पीछे छिपना और गलती होने पर दूसरों पर इल्जाम डालना। क्या सुलिवन परिवार में यही सिखाया जाता है? तुम्हें लगता है मेरा दिमाग चल गया है और मैं तुम्हारी छोटी चालें नहीं समझ सकती? बिना पछतावे के गलतियां करना और दूसरों पर थोपना, तुम दोनों बेहद बेशर्म हो। मिसेज सुलिवन सीधे सिंडी की ओर देखती हैं। ये सगाई तोड़ दो। मैं तुम्हारे पति को स्वीकार नहीं करूंगी। फ्रैंक का शरीर कांप उठता है। उसकी मेहनत से जुड़ी ये शादी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। वो सिंडी की तरफ मुड़ता है, पर वो बस मुझे घूर रही है। शायद मेरी शादी की बात से सदमे में है। फ्रैंक मुट्ठियां भींचकर सिर झुकाता है और सिंडी के पास जाता है। सिंडी, ये मेरी गलती है, तुम फिक्र मत करो। अगर सगाई टूट भी गई तो भी मैं तुम्हें उस शख्स से मिलवाऊंगा जिसका वादा किया था। सिंडी होश में आती है। फ्रैंक को अब भी उसे डॉक्टर रे से मिलवाना है। नई एनर्जी के क्षेत्र में डॉक्टर रे एक बड़ी हस्ती हैं। वो फौरन मिसेज सुलिवन से कहती हैं, दादी माँ, फ्रैंक को समझ नहीं थी, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। वैसे भी दोनों परिवारों में शगुन का लेन देन हो चुका है, अब सगाई तोड़ना ठीक नहीं होगा। मिसेज सुलिवन उसे बड़ी गहराई से देखती हैं। जो भी हो, आखिर सिंडी के माँ बाप ही उसके बारे में फैसला करेंगे। वो अब और शामिल नहीं होना चाहती। पर सिंडी की मां मुस्कुराती हैं। दादी, क्या आप सगाई का तोहफा भूल गई? ये सुनकर मिसेज सुलिवन अपनी पलकें झुका लेती हैं। मैं सिंडी के नाम 1,80,000 ट्रांसफर करवा दूंगी। सिंडी की मां का चेहरा उतर जाता है। पर आपने तो कहा था कि आप नए जोड़े को 2% शेयर देंगी ताकि उन्हें शादी के बाद पैसों की तंगी ना हो। अगर आप पूछें कि सुलिवन परिवार में सबसे अमीर कौन है तो वो यकीनन मिसेज सुलिवन ही होंगी। वो राजधानी के एक बड़े खानदान से हैं और सुलिवन परिवार के 20% शेयर उनके पास हैं। सिंडी की मां ने इस शादी के जरिए उनसे दौलत बटोरने की पूरी योजना बनाई थी।
सब तय हो चुका था, पर मिसेज सुलिवन ने आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल दिया। मिसेज सुलिवन हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखती हैं। मुझे सिंडी का पति पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं दे रही। फ्रैंक शर्मिंदगी से पीला पड़ जाता है। सुलिवन परिवार में बहुत नौकर हैं, ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। जल्द ही पूरे हाइचिन को पता चल जाएगा कि दादी ने उसे ठुकरा दिया है। अमीर घरानों के लिए इज्जत ही सब कुछ है और दादी ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर उन्हें इसकी परवाह नहीं। अपनी बात कहकर वो मुझे और ओलिविया को अपने पास बुलाती हैं। फिर वो जाने का बहाना बनाती हैं और ओलिविया से अपने पोते दामाद का ख्याल रखने को कहकर वहां से निकल जाती हैं। पलक झपकते ही आंगन में सिर्फ मैं और ओलिविया रह जाते हैं। रात के अंधेरे में ओलिविया और मैं साथ खड़े हैं। जैसे ही मैं बात शुरू करने की सोचता हूं, ओलिविया हिकारत भरी नजरों से मुझे देखती है। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। मैं भी उसे उतनी ही गंभीरता से देखता हूं। पागल लड़की। ओलिविया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैंने दादी को अपनी बातों में फंसा लिया होगा, जिससे उसे यकीन हो गया कि मेरी नीयत साफ नहीं है। दादी का उससे जुड़ना इत्तेफाक हो सकता है, पर इस आदमी का उन्हें सहारा देना यह पक्का इसलिए होगा क्योंकि दादी ने गलती से अपनी पहचान बता दी होगी। मैं उसे करारा जवाब देता हूं, पर अपना असली काम नहीं भूलता। मुझे याद है तुमने मैसेज में मदद का वादा किया था। क्या तुम मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलकर हमारी शादी का स्टेटस चेक करोगी? ओलिविया का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो चिढ़कर तीखे स्वर में बोलती है, ठीक है चलो, पर अगर ये झूठ निकला तो दादी का बहाना बनाकर मुझे परेशान करना बंद कर देना। तभी खिड़की से दादी झांकती हैं। ओ नटखट लड़की, क्या तू मेरे पोते दामाद को तंग कर रही है? ये सुनकर ओलिविया का चेहरा उतर जाता है। रात का खाना सादा है, 4 सब्जियां और सूप जो 3 लोगों के लिए काफी है, पर दादी को भूख नहीं है। कुछ निवाले खाकर वो अपनी उंगलियां समेट लेती हैं। पोते दामाद, मैं थक गई हूं, चलो घर चलें, खुद को थकाओ मत, आज रात घर पर ही आराम करो। ये आंगन किसी रिटायरमेंट होम जैसा है जहां इलाज की सारी मशीनें मौजूद हैं। दादी घबराकर मेरा हाथ थाम लेती हैं। तो क्या तुम यहां रुककर मेरा साथ दोगे? मैं माथे पर बल डालकर ओलिविया को देखता हूं। सच कहूं तो मुझे भी दादी की फिक्र है, पर ओलिविया को लगता है कि मैं उनके जरिए उसके करीब आना चाहता हूं। वो कभी नहीं मानेगी। ओलिविया पल भर के लिए खामोश हो जाती है, फिर कहती है, ठीक है। वो मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखती है कि मैं अपनी हद पार ना करूं। खाने के बाद मैं दादी को उनके कमरे में आराम करने ले जाता हूं। दादी आज वाकई बहुत थक गई हैं। उनकी तबीयत फिर बिगड़ सकती थी। लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है। वो बहुत बेचैनी में सो रही हैं, इसलिए मेरे पास उनके पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। खिड़की के बाहर ओलिविया गंभीर खड़ी है। मेरी दादी को क्या हो रहा है? घर के डॉक्टर ने मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। वो आह भरते हैं। मुझे नहीं पता दादी इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हैं, पर मैं समझ सकता हूं कि वो इतनी परेशान क्यों हैं। उन्हें डर है कि उनका पोता दामाद चला जाएगा। उन्हें लगता है वो इस साल नहीं बचेंगी। उन्हें डर है कि उनके जाने के बाद आपका कोई सगा नहीं बचेगा। ये पोता दामाद ही इकलौता है जिसे वो आपके साथ छोड़ना चाहती हैं। ओलिविया सुन रह जाती है। उसकी आंखों में कई जज्बात उमड़ रहे हैं जिन्हें वो दबा नहीं पा रही। काफी देर बाद वो शांत होती है। वो चांदनी में खड़ी है और फिर अचानक मुड़कर मुख्य घर की तरफ चल देती है। फ्रैंक को खाना हजम नहीं हो रहा क्योंकि उसने अभी 2% शेयर खो दिए हैं। सिंडी की मां में बहुत नाराज है। उसकी बातों में तन साफ नजर आ रहा है। क्या रयान तुम्हारे परिवार का नाजायज बेटा नहीं है? वो दादी को अपनी बातों में फंसा सकता है, पर तुम नहीं। फ्रैंक बस सिर झुकाकर माफी मांग सकता है। आंटी, मैं रयान की तरह मीठी बातें करना नहीं जानता। मैं हिकारत से हंसती है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। वो 2% शेयर वापस लेकर आओ, वरना सुलिवन परिवार में शादी का सपना भूल जाओ। फ्रैंक अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहा। वो खाना खत्म करता है और जाने ही वाला होता है कि ओलिविया वापस आ जाती है। उसके आते ही कमरे में एक भारी तनाव छा जाता है। वो सजे हुए खाने को देखती है और उसका चेहरा और सख्त हो जाता है। दादी ने आज रात कुछ नहीं खाया और तुम सब यहां मजे कर रहे हो। मैं उसका चेहरा देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती। सिंडी के पिता एरिक पूछते हैं, ओलिविया तुम यहां क्यों आई हो? ओलिविया अपने भाई को नजरअंदाज कर फ्रैंक को देखती है। चूंकि सगाई नहीं टूटी है तो वो अब सुलिवन परिवार का हिस्सा है, सही ना? अगर वो सुलिवन है तो उसे हमारे नियम मानने होंगे। इसने आज बड़ों का अपमान किया है। इसकी सजा यह है कि ये पूरी रात पूर्वजों के हॉल में घुटनों के बल बैठेगा। ओलिविया बिना किसी जवाब का इंतजार किए अपने पीछे खड़े लोगों को इशारा करती है। 2 बॉडीगार्ड्स चलकर फ्रैंक के पास जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक, कृपया हमारे साथ चलिए। फ्रैंक मिन्नत भरी नजरों से सिंडी की तरफ देखता है, पर वो परिवार की मुखिया के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो एक गहरी सांस लेता है और उसके पास बॉडीगार्ड्स के पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कमरे से बाहर निकलने से ठीक पहले वो सिंडी को पूछते हुए सुनता है, आंटी ओलिविया, रायन का क्या हुआ? क्या वो चला गया? तभी ओलिविया चेतावनी देते हुए जवाब देती है, वो मेरा मेहमान है। वो आज रात सुलिवन हवेली में ही ठहरेगा। फ्रैंक बॉडीगार्ड्स के पीछे पीछे पूर्वजों के हॉल तक जाता है,
लेडी ओलिविया ने कहा है कि आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए आप सुलिवन पूर्वजों के हॉल में कदम नहीं रख सकते। बाहर घुटनों के बल बैठिए, बाहर पत्थर की सख्त टाइलें लगी हुई हैं। फ्रैंक कुछ कहना चाहता है, पर दोनों बॉडीगार्ड्स हाथ पीछे बांधकर उसे बेरुखी से देख रहे हैं। रात बहुत सर्द है। फ्रैंक कांप उठता है और हड्डियों को चीर देने वाली ठंड उसके घुटनों के रास्ते पूरे शरीर में समाने लगती है। वो थोड़ा आराम से बैठने की कोशिश करता है, पर वो दोनों बॉडीगार्ड्स द्वारपालों की तरह उसे घूर रहे हैं। वे कुछ कहते नहीं, पर उनकी मौजूदगी ही खून जमा देने वाली है। अगले दिन जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को एक गुलाबी कंबल ओढ़े बिस्तर पर पाता हूं, जो दादी के कमरे की सजावट से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उठने और हाथ मुंह धोने के बाद मैं दादी और ओलिविया के साथ नाश्ता करने पहुंच जाता हूं। मेज पर तली हुई मीठी पूरियों की एक प्लेट रखी है। दादी तुरंत एक पूरी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं। ओलिविया माथे पर बल लाती हैं। दादी, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको इतना ज्यादा तेल और चीनी वाला खाना नहीं खाना चाहिए। जब वो सोच रही होती है कि दादी को कैसे रोका जाए, तभी वो मुझे शांति से कहते हुए सुनती है, दादी, ये मीठी पूरी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर वो लालची और जिद्दी बूढ़ी औरत वो पूरी मेरे ही मुंह में डाल देती है। वो खुशामद करते हुए मुस्कुराती हैं। नाती दामाद, ये वाली मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी है। ओलिविया मुझे बहुत गौर से देखती है। उसे समझ नहीं आता कि दादी मेरी बात इतनी ज्यादा क्यों मानती हैं। मैं बिना किसी झिझक के वो पूरी खाता हूँ और फिर ओलिविया की तरफ देखता हूँ। वैसे जब हम थोड़ी देर बाद मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो आपको अपना आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट साथ लानी होगी। दादी जिज्ञासा के साथ पूछती हैं, तुम दोनों रजिस्ट्री ऑफिस क्यों जा रहे हो? हमारा मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है। पर हैरानी की बात यह है कि जैसे ही मैंने ये कहा, दादी बोल उठी कि खोया नहीं है। वो जल्दी से बेडरूम में जाती हैं और 2 लाल मैरिज सर्टिफिकेट लाकर मुझे और ओलिविया को थमा देती हैं। मैं अपने हाथ में मौजूद सर्टिफिकेट को सदमे में देखता रह जाता हूँ। मुझे अचानक एहसास होता है कि दादी ने पहली मुलाकात में ही मुझे नाती दामाद क्यों कहा था। उन्हें शुरू से ही पता था कि हमारी शादी हो चुकी है। मुझे लगता है कि सच का एक सिरा अब मेरे हाथ लग गया है। मैं तुरंत दादी से पूछता हूँ, दादी, ये मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास कैसे आया? दादी के चेहरे के भाव सुन पड़ जाते हैं और उनकी आंखों में एक धुंधलापन सा आ जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर मिस सुलिवन और मेरी शादी कैसे हुई थी? दादी बस अपना सिर हिलाती रहती हैं। मुझे कुछ याद नहीं। मैं थोड़ा बेचैन होने लगता हूँ। दादी, थोड़ा और जोर डाली, बस बहुत हुआ। ओलिविया धीमी और सख्त आवाज में बोलती है और मेरा रास्ता रोककर दादी के सामने खड़ी हो जाती है। वो मेरी तरफ बिल्कुल बेरुखी से देखती है। रायन, ये सर्टिफिकेट असली है। अब आगे क्या? तुम ये कहोगे कि रजिस्ट्री ऑफिस जाने की अब कोई जरूरत नहीं है? तो तुम्हारा शुरू से यही मकसद था। पहले तुमने रजिस्ट्री ऑफिस जाने का सही बहाना ढूंढा ताकि तुम मुझे परेशान कर सको, और फिर दादी को अपनी बातों में फंसाकर ये नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया ताकि वो यकीन कर लें। मुझे उसके लहजे में कड़वाहट महसूस होती है और मुझे ये सब बहुत ही अजीब लगता है। वैसे भी हमें आज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तलाक ऐसी चीज नहीं है जो रजिस्ट्री ऑफिस के एक चक्कर में सुलझ जाए। पिछले 2 सालों से हम कानूनन पति पत्नी हैं और संपत्ति के बंटवारे के कई मसले हैं, इसलिए हमें पहले एक तलाक के समझौते पर साइन करने होंगे। ओलिविया बात खत्म करके मुझे गौर से देखती है। मैंने थोड़ा रुककर बेमन से कहा, जैसी आपकी मर्जी। क्या ये एक्टिंग इतनी अच्छी है या ये मैरिज सर्टिफिकेट वाकई में असली है? ओलिविया को अचानक उलझन होने लगती है। वो बस सर्टिफिकेट उठाती है और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चल देती हैं। पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार करना। मैं दादी को भरोसा दिलाने के लिए उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। जैसे ही हम पार्किंग में पहुंचते हैं, मैं देखता हूँ कि लिंडा पीले पड़े हुए चेहरे वाले फ्रैंक को सहारा दे रही है। मुझे बाहर आता देख वो गुस्से में दौड़कर आती है। तुम्हें अपने भाई की मदद करनी ही होगी। रायन, तुम एक नाजायज औलाद हो, पर लॉकवुड परिवार ने तुम्हारी पहचान को आड़े नहीं आने दिया और तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया। यकीनन तुम्हें हमारी मेहनत का मान रखना चाहिए। तुम्हें लॉकवुड परिवार का कर्ज उतारना चाहिए। मैं पिछले 20 सालों से ये बातें सुन रहा हूं और अब मुझे ये सब मजाक लगता है। मुझे खामोश देखकर लिंडा को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारे पास लॉकवुड परिवार का कर्ज चुकाने का एक मौका है। रायन, क्या दादी तुम्हारी बात नहीं मानती? जाओ और उनसे कहो कि वो 2% शेयर तुम्हारे भाई को वापस कर दें। ये सुनकर मैं अचानक हंस पड़ता हूँ। मैं तो बस एक मामूली नाजायज बेटा हूँ। भला दादी मेरी बात क्यों मानेंगी? लिंडा सन्न रह जाती हैं और कुछ और कहना चाहती हैं, पर मैं उसके पास से गुजरते हुए सीधा ओलिविया की कार की तरफ बढ़ जाता हूँ। गाड़ी जल्दी ही मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, लियाम भागता हुआ पास आता है। बॉस, ड्राइवर ने कहा कि आप अकेले निकल गई हैं। मैं घबरा गया था और मैंने लोकेशन से आपका पीछा किया। क्या कोई गड़बड़ है? ओलिविया ने चुप्पी साधे रखी। लियाम मन ही मन सोचता है, क्या बॉस रायन से इतना परेशान हो गई हैं कि उन्हें अब वहम होने लगा है? बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, जैसा मैंने कहा था वो आपको फिर कभी नहीं देख पाएगा, वरना मैं लाइव आकर गंदगी खाऊंगा। मैं पिछली सीट पर बैठा ढिठाई से पूछता हूँ, कौन से लाइव चैनल पर? लियाम का शरीर सुन्न पड़ गया। इस तरह हम तीनों सर्विस हॉल के अंदर जाते हैं। लियाम सबसे पहले बोलता है,
नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई खुद मौजूद रहे बिना मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्लर्क ने जवाब दिया। लियाम चिढ़ाते हुए मेरी तरफ देखता है। सुना तुमने? तुमने तो एक नकली सर्टिफिकेट भी तैयार कर लिया था। मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हारी जालसाजी और छेड़खानी की शिकायत करता हूँ, पर तभी ओलिविया सर्टिफिकेट आगे बढ़ा देती है। कृपया चेक कीजिए कि क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट असली है। जांच करने के बाद क्लर्क जवाब देता है, ये सर्टिफिकेट असली है। नामुमकिन है। क्या आपने जानकारी दर्ज करने में कोई गलती की है? लियाम चिल्लाया, बकवास है ये। शादी एक गंभीर मामला है। दोनों पक्षों की पहचान की पूरी तरह जांच होती है और घोषणा पत्र पर साइन लिए जाते हैं। मैं तुरंत बोलता हूँ, क्या हम अपने घोषणा पत्र देख सकते हैं? ओलिविया भी सिर हिलाती है। कृपया वो फॉर्म दिखाइए। क्लर्क बेमन से खड़ा होता है। आप दोनों पति पत्नी के तौर पर एक जैसे ही हैं, ठीक है। मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में 2 कागज हमारे सामने रखे जाते हैं। मैं लिखाई पर एक नजर डालता हूँ। ये सच में मेरी ही लिखाई है। लियाम झुककर हक्का बक्का रह जाता है। बॉस, ये वाकई आपकी ही लिखाई है। ओलिविया खामोश हो जाती है। मैं क्लर्क की तरफ देखता हूँ। नमस्ते, क्या हम उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था? माफ कीजिए, हम फुटेज सिर्फ 6 महीने तक ही रखते हैं। क्लर्क बार बार हमें यकीन दिलाता है, हमारी प्रक्रिया में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। सर्टिफिकेट लेने के लिए दोनों पक्षों का खुद मौजूद होना जरूरी है। हम तीनों रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। लियाम परेशान दिखता है। बॉस, अब हम क्या करें? ओलिविया की आंखें झुक जाती हैं, जबकि मैं हैरानी से कहता हूं, तलाक। हम दोनों फिर से एक साथ बोलते हैं। लियाम सन्न रह जाता है, फिर पूछता है, अगर आप अब तलाक ले रहे हैं तो क्या आपको शर्तों पर बात नहीं करनी चाहिए? मेरा वकील आपसे संपर्क करेगा, मेरे वकील से बात करना। तीसरी बार ओलिविया और मैंने एक साथ बात की। मैं हंसता हूं और बस इतना कहता हूं, क्यों ना ऐसा करें। हम दोनों के वकील एक समझौता तैयार करेंगे। पहले हम उन्हें देख लेंगे और अगर कोई दिक्कत हुई तो वकील आपस में बात कर लेंगे। लियाम मजाक उड़ाता है, तुम्हारे जैसा आदमी वकील का खर्च उठा पाएगा, पर ओलिविया सहमति में सिर हिला देती है। मैं लियाम को नजरअंदाज करता हूं और अपना फोन निकालता हूं। मिस सुलिवन, चलिए एक दूसरे को व्हाट्सएप पर जोड़ लेते हैं ताकि संपर्क करना आसान हो। ओलिविया मुझे एक गहरा अर्थपूर्ण लुक देती हैं और अपना QR कोड खोलती है। मैं उसे स्कैन करता हूं और चैट बॉक्स खुलते ही उस पर लिखा नाम साफ दिखता है। जिद्दी पोती, उसका चेहरा तुरंत गुस्से से तमतमा जाता है। मैं भी शर्मिंदा हो जाता हूं। मैं भूल गया था कि हमने पहले ही एक दूसरे को जोड़ लिया था। उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर मैं अपना गला साफ करता हूं। वो नाम तो बस यूं ही रख दिया था। मैं जल्दी से नाम बदलकर पगली लड़की कर देता हूं और उससे विदा कहकर एक टैक्सी रोक लेता हूं। गाड़ी में बैठकर मैं जिनी को फोन करता हूं, मेरे लिए तलाक का सबसे बेहतरीन वकील ढूंढो। वो मुझसे एक पैसा भी नहीं ले सकती। बॉस, आखिर आपकी शादी का चक्कर क्या है? आप दोनों की याददाश्त एक साथ तो नहीं जा सकती। मैं एक ठंडी सांस भरता हूँ। कोई एक तो है जिसे पक्का पता है कि क्या चल रहा है। क्या वो दादी हैं? मैं माथे पर बल लाता हूँ। अल्जाइमर की ट्रायल वाली दवाई पर काम तेज करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि दादी एक सूटकेस लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही हैं। दामाद जी, आप वापस आ गए। मैं आपके लिए ढेर सारे कपड़े लाई हूँ। मैं रुका और फिर एक लाचार सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। उसी दिन हाइजीन की सबसे मशहूर लॉ फर्म के पास 2 गुमनाम काम आए जिनकी मांगे बिल्कुल एक जैसी थीं। दूसरे पक्ष को एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। जूनियर वकील बड़बड़ाया, मैंने आज तक इतने बेरहम पति पत्नी नहीं देखे। पर वकील खुशी खुशी हंसा। एक ही काम की 2 गुनी फीस मिल रही है, इसे क्लाइंट्स को भेज दो। कुछ देर बाद ओलिविया को अपने ऑफिस में मेरे तलाक के कागजात मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें खोलती है, लियम दरवाजा धकेल कर अंदर आता है। बॉस, जांच के नतीजे आ गए हैं। मिस्टर रयान को कुछ दिन पहले ही पता चला कि आप दोनों शादीशुदा हैं, जब वो रजिस्ट्रेशन कराने गए थे। लॉकवुड परिवार छोड़ने के बाद पिछले कुछ सालों में उनके बारे में बहुत सी जानकारी गायब है। ये बहुत अजीब है। ओलिविया एक पल के लिए सोचती है, तो आपको अभी भी लगता है कि वो किसी तरह इसमें शामिल है? उनका मकसद अभी भी साफ नहीं है और डॉक्टर रे का भी कुछ पता नहीं चल रहा। हमारा अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ओलिविया खामोश रहती हैं। वो ये नहीं जानती कि अल्जाइमर के क्लिनिकल ट्रायल की जिस दवा की बात हो रही है, उससे मैं ही बना रहा हूं।